पाठ का शीर्षक है काव्य हेतु। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप काव्य हेतु का आशय समझ सकेंगे। काव्य हेतुओं में प्रतिभा का महत्व जान सकेंगे। काव्य निर्माण में व्युत्पत्ति और अभ्यास की उपयोगिता से परिचित हो सकेंगे और काव्य निर्माण में आचार्यों के विचारों को समग्रता से समझ सकेंगे। कवि को प्रजापति ब्रह्मा के समानांतर सृष्टिकर्ता स्वीकार किया गया है। ध्वन्यालोककार ने लिखा है कि कवि काव्य रूपी संसार का विलक्षण सृष्टिकर्ता है, जिसकी भावना के अनुसार इस विश्व के नियम बदलते रहते हैं। कवि में ऐसी विलक्षण शक्ति होती है कि वह अचेतन पदार्थ को चेतन रूप में और चेतन पदार्थ को अचेतन रूप में परिवर्तित कर देता है। विचारणीय तथ्य यह है कि कवि में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिसके द्वारा वह सामान्य मानव होते हुए भी काव्य रचना के द्वारा असाधारण कार्यों को संपन्न कर पाता है। भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों एवं चिंतकों के अनुसार वह शक्ति प्रतिभा है। प्रतिभा के अतिरिक्त व्युत्पत्ति और अभ्यास भी काव्य हेतुओं के अंतर्गत हैं। प्रतिभा क्या है? इसकी स्थिति अलौकिक, ईश्वरदत्त या लौकिक, इस बिंदु पर आचार्य एक मत नहीं है। इस प्रकार काव्य निर्माण केवल प्रतिभा से ही हो जाता है अथवा उसमें व्युत्पत्ति और अभ्यास का योगदान होता है। इस तथ्य पर पौर्वात्य एवं पाश्चात्य मनीषियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ भी हो, इतना तो निर्विवाद है कि उत्कृष्ट काव्य की उत्पत्ति या निर्मिति में तीनों कारणों की भूमिका अपरिहार्य होती है। तीनों साधनों में से किसी की न्यूनता हो जाने पर उत्तम, प्रभावशाली, सहृदय, आह्लादक काव्य की रचना नहीं हो सकती है। काव्य हेतु के अंतर्गत तीन साधन या कारण विवेचित किए गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य हेतुओं पर विचार करने वाले भारतीय आचार्यों में भामह, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक एवं मम्मट के नाम उल्लेखनीय हैं। काव्य हेतुओं पर आचार्यों की दो प्रकार की धारणाएं मिलती हैं। एक के अनुसार केवल प्रतिभा ही काव्य सर्जना का हेतु है तथा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास इसके संस्कारक तत्व हैं। इस अवधारणा के प्रमुख आचार्य भामह, रुद्रट, वामन और पंडितराज जगन्नाथ हैं। दूसरी अवधारणा के अनुसार प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों काव्य निर्मिति के लिए आवश्यक हैं। इस अवधारणा से संबंधित आचार्यों में दंडी, वाग्भट एवं मम्मट मुख्य हैं। आचार्य भामह काव्य रचना का प्रमुख हेतु प्रतिभा मानते हैं। उनके विचार से प्रतिभा संपन्न कवि ही श्रेष्ठ, अनिंदनीय काव्य की रचना कर सकता है। उनका मत है कि यह प्रतिभा किसी विरले में व्यक्त होती है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। आचार्य दंडी ने प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु मानते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि केवल प्रतिभा काव्य रचना के लिए समर्थ नहीं हो सकती है। इसके साथ स्पष्ट, निर्मूल शास्त्र श्रवण और निरंतर अभ्यास भी आवश्यक है। दंडी के अनुसार जिनको पूर्व जन्म के संस्कार के फलस्वरूप प्रतिभा प्राप्त न हुई हो, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन एवं काव्य के अभ्यास से उन्हें सरस्वती की कृपा
अवश्य प्राप्त होती है। दंडी की मान्यता के अनुसार काव्य के 2 प्रकार हैं। पहला उत्कृष्ट काव्य, जिसकी निर्मिति में तीनों काव्य हेतुओं प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास की अपेक्षा रहती है, तथा सामान्य काव्य जिसका निर्माण अध्ययन एवं अभ्यास द्वारा हो सकता है। इस प्रकार की काव्य रचना बिना प्रतिभा के भी संभव है। स्पष्ट है कि दंडी भामा की तरह प्रतिभा को अपरिहार्य नहीं मानते हैं। आचार्य वामन काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने लोक, विद्या और प्रकीर्ण को काव्य निर्माण के लिए आवश्यक माना है। प्रतिभा को काव्य का बीज मानते हुए भी उसे 3 काव्यांगों लोक, विद्या और प्रकीर्ण के बाद स्थान दिया है और प्रकीर्ण के अंतर्गत रखा है। लोको विद्या प्रकीर्णश्च काव्यांगानि कवित्वबीजं प्रतिभानम। लोक शब्द से तात्पर्य स्थावर, जड़ और जंगम चेतन जगत से है। विद्या के अंतर्गत व्याकरण, कोश ग्रंथ, छंद, शास्त्र, कलाएं, दंडनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र का समावेश होता है। प्रकीर्ण के अंतर्गत वृद्ध काव्यज्ञ, सेवा, अवेक्षण, पदों को रखने और हटाने की कला, अभियोग, काव्य रचना के लिए किए गए उद्योग तथा अवधान, चित्त की एकाग्रता काव्य के साधन हैं। आचार्य रुद्रट प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप में काव्य हेतु मानते हैं, किंतु प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। शक्ति व्युत्पत्तिरभ्यासः, काव्य अलंकार 1:14 में ये उल्लेख है। शक्ति के 2 भेद मानते हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति। सहजा प्रतिभा जन्मजात होती है तथा उत्पाद्या व्युत्पत्ति, अध्ययन आदि से अर्जित होती है। इससे सहजा प्रतिभा में निखार आता है। स्पष्ट है कि रुद्रट के अनुसार सहजा प्रतिभा काव्य रचना का मूल हेतु है। आनंदवर्धन ने शक्ति को प्रमुख काव्य हेतु माना है। प्रतिभा संपन्न कवि के पास वर्ण विषयों का अभाव नहीं रहता। वह प्राचीन विषयों को भी प्रतिभा के बल पर नवीन रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। आनंदवर्धन की दृष्टि में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास सहायक कारण हैं। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्यमीमांसा में काव्य हेतुओं पर विस्तृत विवेचन किया है। वे प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य रचना के लिए श्रेयस्कर मानते हैं। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिथः संवेते श्रेयस्यौ इति यायावरीयः। उनके अनुसार प्रतिभा और व्युत्पत्ति संपन्न कवि ही कवि होता है। प्रतिभा व्युत्पत्तिमानश्च कवि कविरित्युच्यते। उन्होंने प्रतिभा संपन्न कवि को काव्य कवि तथा अन्य को शास्त्र कवि के रूप में मान्यता दी है, किंतु काव्य के हेतु के रूप में वे केवल शक्ति को ही प्रधान मानते हैं। सा शक्ति ही केवलम काव्य हेतु इति यायावरीयः। इस शक्ति का विस्तार प्रतिभा और व्युत्पत्ति द्वारा होता है। इस प्रकार राजशेखर शक्ति को प्रमुख तथा प्रतिभा को उसके बाद स्थान देते हैं। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, कार्यत्री और भावित्री। कार्यत्री का संबंध कविकर्म
और भावित्री का संबंध आलोचना कर्म से है। उन्होंने कारयित्री प्रतिभा के पुनः 3 प्रकार किए हैं। पहली सहजा, दूसरी आहार्या और तीसरी औपदेशिकी। सहजा प्रतिभा पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्पन्न होती है और इस जन्म के थोड़े ही संस्कार से उद्दीप्त हो जाती है। आहार्या प्रतिभा वर्तमान जीवन के संस्कारों से उत्पन्न होती है। इसके लिए अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। औपदेशिकी प्रतिभा तंत्र, मंत्र, देवता, गुरु आदि के उपदेश से उद्बुद्ध होती है। इसका संबंध इसी जीवन से रहता है। आचार्य मम्मट शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों को समवेत रूप में काव्य हेतु स्वीकार करते हैं, किंतु शक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हैं। उनका मत है कि शक्ति प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना नहीं हो सकती। शक्ति कवित्व बीज रूपः याम बिना काव्यम न प्रसरेत। आचार्य मम्मट ने निपुणता का प्रयोग व्युत्पत्ति के लिए किया है। काव्यशास्त्र तथा विधाओं के अनुशीलन से जो दक्षता प्राप्त होती है वही निपुणता है। आचार्य वाग्भट्ट प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानते हैं तथा व्युत्पत्ति और अभ्यास को उसका संस्कारक। प्रतिभयु च कवीनाम काव्य कारण कारणम व्युत्पत्त्यभ्यासौ तस्याह एव संस्कारकौ। आचार्य हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में काव्य हेतुओं पर विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। वे प्रतिभा को ही काव्य का प्रधान हेतु मानते हैं। उनकी दृष्टि में प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति और अभ्यास भी निरर्थक हो जाते हैं। प्रतिभा अस्य हेतु प्रतिभाहीनस्य विफलौ व्युत्पत्त्यभ्यासौ। आचार्य हेमचंद्र ने प्रतिभा के स्वरूप का निरूपण करते हुए उसे नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा कहा है। प्रतिभा रूप प्रकाश स्वतः स्फूर्त होता है और मंत्र, तंत्र, देवाराधन या किसी विद्वान की अनुकंपा के द्वारा भी स्वतः स्फूर्त प्रतिभा सहजा है और मंत्र, देवाराधन आदि से प्राप्त प्रतिभा औपाधिकी है। पंडितराज जगन्नाथ प्रतिभावादी आचार्य माने जाते हैं। काव्य हेतुओं में उन्होंने केवल प्रतिभा को स्वीकार किया है। उनके अनुसार काव्य निर्माण का कारण केवल प्रतिभा ही है। प्रतिभैव केवलम कारणम। प्रतिभा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, साच काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति। काव्य रचना के अनुकूल शब्द और अर्थ की उपस्थिति कराने वाली क्षमता प्रतिभा है। उन्होंने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, अदृष्ट और व्युत्पत्ति एवं अभ्यास। अदृष्ट प्रतिभा के उद्भव के अनेक कारण हो सकते हैं। देवता, महापुरुष आदि के अनुग्रह एवं वरदान से इसकी उत्पत्ति होती है। किसी किसी में बाल्यावस्था से ही व्युत्पत्ति और अभ्यास के बिना ही काव्य निर्माण की क्षमता दिख जाती है। इसलिए पंडितराज व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को काव्य हेतु नहीं मानते हैं। उन्होंने प्रतिभा में विविधता का कारण जन्मांतर संस्कारों से सिद्ध अदृष्ट तथा देवतादि की कृपा से उत्पन्न अदृष्ट की विविधता को माना है। आचार्य जगन्नाथ के प्रतिभा संबंधी मत का खंडन भी हुआ है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने उनके मत को अतिवादी माना है, क्योंकि केवल प्रतिभा काव्य निर्माण का कारण नहीं हो सकता। पंडितराज द्वारा निरूपित प्रतिभा का लक्षण भी संकीर्ण है। केवल शब्दार्थ को उपस्थित करना ही प्रतिभा नहीं है।
प्रतिभा समस्त काव्य योजना से संबद्ध रहती है। काव्य निर्माण में व्युत्पत्तियों व अभ्यास का योग न स्वीकार करना भी पंडित राज के मत की न्यूनता है। प्रतिभा को संस्कारित और विकसित करने में व्युत्पत्ति और अभ्यास का योग होता है। पंडित राज की यह मान्यता भी युक्त नहीं प्रतीत होती है कि व्युत्पत्ति, अभ्यास और अदृष्ट प्रतिभा के उन्मीलन के कारण हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह सिद्ध होता है कि काव्य हेतुओं में प्रतिभा प्रमुख है। सभी आचार्यों ने प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना है। अभिनवगुप्त के गुरु भट्टतौत ने प्रतिभा को नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा और अभिनवगुप्त ने अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा कहा है। माना गया है कि प्रतिभा में पदार्थों को प्रस्तुत करने की त्रैकालिक शक्ति होती है। आचार्य महिम भट्ट ने कवि की प्रतिभा को शिव के तृतीय नेत्र की संज्ञा दी है, जिससे वह त्रिलोक में स्थित भावों का साक्षात्कार करता है। साही चक्षुर्भगवतस्तृतीय भी गीयते येन साक्षात् करोत्येषु भवांस्त्रैकाल्यवर्तिनः। अतः कहा जा सकता है कि प्रतिभा के अभाव में काव्य सर्जना संभव नहीं है। वस्तुतः काव्य हेतुओं में प्रतिभा अंगी है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास अंगरूप हैं। काव्य सर्जना के हेतुओं में व्युत्पत्ति भी महत्वपूर्ण साधन या कारण है। इसका सामान्य अर्थ है बहुज्ञता। यह अर्थ काव्यशास्त्र के सभी आचार्यों को मान्य है। यह शब्द वि उपसर्गपूर्वक उत्पत्ति शब्द से निर्मित है। व्यापक रूप से ये कहा जा सकता है कि लोक में जो कुछ भी उत्पन्न है उसका विशेष ज्ञान व्युत्पत्ति है। वस्तुतः इसके अंतर्गत लोक व्यवहार एवं प्रकृति परिचय आदि विविध विषयों का ज्ञान समाहित रहता है। व्युत्पत्ति के दो भेद किए गए हैं, शास्त्रीय और लौकिक। शास्त्रीय व्युत्पत्ति अध्ययन से प्राप्त होती है और लौकिक व्युत्पत्ति लोक के निरीक्षण से। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता कहा है। यह प्रतिभा का संस्कारक है। लोक के निरीक्षण, शास्त्रों के मनन चिंतन एवं काव्य परंपरा का गंभीर अध्ययन करने से कवि में निपुणता आती है। कवि का अनुभवजन्य ज्ञान विस्तृत होना चाहिए। इसके माध्यम से वह काव्य को जीवन और समाज के समीप लाता है। व्युत्पत्ति का क्षेत्र असीमित होता है, क्योंकि लोक और शास्त्र की कोई सीमा नहीं है। व्युत्पत्ति तत्व का ठीक ज्ञान होने पर काव्य दोषों में कमी आती है। अतः काव्य को उत्कर्षपूर्ण, दोषरहित और सहृदय आह्लादक बनाने के लिए व्युत्पत्ति का यथेष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। इसके पश्चात हम अभ्यास पर चर्चा करेंगे। अभ्यास भी काव्य हेतुओं में महत्वपूर्ण कारण है। राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करना अभ्यास है। काव्य रचना की पुनः पुनः प्रवृत्ति अभ्यास कहलाता है। सभी आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक माना है। काव्यज्ञों से शिक्षा प्राप्त कर काव्य रचना का अभ्यास करने से काव्य निर्माण में उत्कृष्टता आती है। आचार्य दंडी ने अभ्यास का महत्व स्वीकार किया है। अभ्यास से वाणी की उपासना करने पर अवश्य ही वाणी अनुग्रह करती है। अभ्यास तत्व से रचना सौष्ठवपूर्ण, परिनिष्ठित एवं परिमार्जित हो जाती है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने काव्य हेतुओं पर विचार किया है। इनके काव्य हेतु संबंधी विवेचन पर
संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का स्पष्ट प्रभाव है। आचार्य कुलपति ने अपने लक्षण ग्रंथ रस रहस्य में काव्य निरूपण करते हुए प्रतिभा को प्रमुख कारण स्वीकार किया है। शब्द अर्थ जिनते बने नीकी भांति कवित्त, सुधि ध्यावन समरथ तिन कारण कवि को चित्त। आचार्य कुलपति व्युत्पत्ति और अभ्यास को गौण कारण मानते हैं। आचार्य सुरति मिश्र के 3 काव्य हेतुओं का वर्णन किया है। देव प्रसाद, प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास। ये प्रतिभा के संबंध में पंडित राज से तथा तीनों को सम्मिलित रूप में काव्य मानने में आचार्य मम्मट से प्रभावित हैं। कारण देव प्रसाद जी शक्ति कहत सब कोई, व्युत्पत्ति और अभ्यास मिल त्रय बिनु काव्य न होय। श्रीपति मिश्र ने काव्य हेतुओं की संख्या 6 स्वीकार की है। शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति, अभ्यास तथा प्रतिभा ये मम्मट के काव्य प्रकाश से प्रभावित हैं। शक्ति तथा प्रतिभा और निपुणता तथा व्युत्पत्ति को अलग अलग हेतु मान लिया है। शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति और अभ्यास और प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश। रीतिकालीन आचार्यों में भिखारी दास का काव्य हेतु निरूपण व्यवस्थित है। दास ने अपने लक्षण ग्रंथ काव्य निर्णय में 3 काव्य हेतुओं का उल्लेख किया है। शक्ति, सुकवियों काव्य रीति का अध्ययन तथा लोकानुभव। दास का काव्य हेतु विवेचन मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित है। शक्ति कवित्व बनाई वे जिन जन्म नक्षत्र में दीन विधाते, काव्य के रीत लखी सो कवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। दास जो जाए एकत्र ये 3 बने कविता मनरोचक ताते, एक बिना न चले रथ जैसे धुरंधर सूत के चक्र निपाते। प्रताप शाही ने संस्कार, वृत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु के अंतर्गत मान्यता दी है। संस्कार को शक्ति या प्रतिभा के अर्थ में तथा वृत्ति को व्युत्पत्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रीतिकालीन कवियों आचार्यों का काव्य हेतु निरूपण संस्कृत आचार्यों के मतों पर आधारित है। सुप्रसिद्ध विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी प्रतिभा पर विचार किया है। प्रतिभा को प्रधान तथा व्युत्पत्ति और अभ्यास को गौण काव्य हेतु मानते हैं। उनका कथन है, कवि के लिए जिस बात की सबसे ज़रूरत होती है वह प्रतिभा है। प्रतिभा के न होने पर उद्भट विद्वान भी मनोहारिणी कविता करने में समर्थ नहीं होते। व्युत्पत्ति और अभ्यास पर भी द्विवेदी जी ने बल दिया है। उनकी मान्यता है, जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य हेतुओं में प्रतिभा को प्रमुख और अनिवार्य हेतु माना है। उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी का स्थान दिया है। उनकी दृष्टि में कवि को कला निपुण और सहृदय होना चाहिए। आचार्य शुक्ल का काव्य हेतु विवेचन रस सिद्धांत के अनुरूप है। उनके काव्य निरूपण पर मम्मट और पंडितराज जगन्नाथ के विचारों का प्रभाव माना जा सकता है। छायावादी कवियों में निराला, पंत और महादेवी वर्मा ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति को काव्य हेतुओं में विशेष मान्यता दी है। कविवर निराला प्रतिभा को दैवी शक्ति मानते हैं, जो मानव मन को उत्कर्ष प्रदान करती है और बंधन रहित होती है। रवींद्र कविता कानन में उनके विचार इस संदर्भ में देखे जा सकते हैं।
कली की सुगंध की तरह महाकवि की प्रतिभा भी अपनी छोटी सी सीमा के भीतर संतुष्ट नहीं रहना चाहती। वह हर एक मानवीय दुर्बलता को परास्त करना चाहती है। यह उसका स्वाभाविक धर्म भी है, क्योंकि दैवी शक्ति वही है जो मानवीय संबंधों का उच्छेद कर देती है। प्रतिभा के साथ वे व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में आवश्यक मानते हैं। उनकी मान्यता है प्रकृति का पर्यवेक्षण करने वाला ही कवि नहीं हो सकता, उसे और भी बहुत सी बातों की नाप तोल करनी पड़ती है। किस शब्द का प्रयोग उचित होगा, किस शब्द से कविता में भावव्यंजना अधिक होगी, इसका भी ज्ञान कवियों को रखना पड़ता है। पंत जी काव्य हेतुओं में प्रतिभा और व्युत्पत्ति को मानते हैं, परंतु व्युत्पत्ति को प्रतिभा की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। गुंजन की काव्य पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। नपिक प्रतिभा का कर अभिमान, मनन कर मनन शकुनि नादान। महादेवी वर्मा जी ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति को काव्य हेतुओं में महत्व दिया है। उनका मानना है अभ्यास मात्र से उत्कृष्ट साहित्य सृजन संभव नहीं हो सकता है। प्रतिभा की अनिवार्यता और जन्मजात होने के संबंध में उनका विचार है साहित्य सृजन केवल रुचि, इच्छा या विवशता का परिणाम नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक विशेष प्रतिभा और उसे संभव करने वाले मानसिक गठन की आवश्यकता होती है। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य हेतुओं पर विस्तार से विचार किया है। उन्होंने प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास में प्रतिभा को प्रधान काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्रतिभा को वे एकांत वैयक्तिक संपत्ति मानते हैं और इसीलिए उनकी काव्य सर्जना में प्रमुखता स्वीकार करते हैं। उन्होंने बहुज्ञता को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना। उनकी दृष्टि में प्रतिभा नैसर्गिक होती है। काव्य सृजन में काव्य हेतुओं की भूमिका अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। काव्य का निर्माण कैसे होता है, इसकी निर्मिति में किन तत्वों का योग होता है। आचार्यों और मनीषियों ने गंभीर चिंतन से प्रतिभा तत्व ज्ञात किया। सभी आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य रचना के लिए आवश्यक माना है। प्रतिभा पूर्व जन्मों के संस्कार से प्राप्त होती है। आचार्यों ने प्रतिभा को जन्मजात या सहजा माना है। कुछ आचार्यों ने प्रतिभा के भेद करते हुए उसे आहार्या या उत्पाद्या तथा उपदेशकी भी स्वीकार किया है। व्युत्पत्ति भी एक महत्वपूर्ण काव्य हेतु है। इसके अंतर्गत शास्त्र और लोक का व्यापक ज्ञान, प्रकृति पर्यवेक्षण तथा पूर्व प्रसिद्ध काव्यों का अनुशीलन को महत्व दिया गया है। इस तत्व में प्रतिभा का संस्कार और विकास होता है। काव्य हेतु में अभ्यास का भी महत्व है। यह तत्व भी प्रतिभा को संस्कारित करता है। अभ्यास से काव्य कौशल में निखार आता है। बिना अभ्यास के प्रतिभा कुंठित हो जाती है। काव्य हेतुओं की भूमिका काव्य के आस्वाद प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि काव्य हेतुओं पर क्रमिक विचार भामा से प्रारंभ हुआ। आचार्य भामा काव्य हेतुओं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में प्रतिभा को प्रमुख हेतु माना है तथा व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा के संस्कारक तत्व माना है। आचार्य रुद्रट, वामन और पंडितराज जगन्नाथ इसी श्रेणी में आते हैं। आचार्य दंडी, वाग्भट, मम्मट आदि आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को
काव्य सर्जना का सम्मिलित हेतु स्वीकार किया है। आचार्य दंडी का मत है कि केवल प्रतिभा से काव्य सर्जना नहीं हो सकती। जिनमें प्रतिभा नहीं है उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। अध्ययन और काव्य के अभ्यास से उन्हें वाणी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने किया। वे प्रतिभा को काव्य का बीज मानते हैं तथा उसके विकसित होने के लिए व्युत्पत्ति एवं अभ्यास की आवश्यकता पर बल देते हैं। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य रचना के लिए श्रेयस्कर माना है। उनकी मान्यता है कि शक्ति का विस्तार प्रतिभा और व्युत्पत्ति द्वारा होता है। उन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कारयित्री जिसका संबंध कवि से है और भावयित्री प्रतिभा का संबंध भावकों से है। राजशेखर ने कारयित्री प्रतिभा के पुनः 3 भेद किए हैं, सहजा पूर्वजन्म के संस्कारों से उत्पन्न, आहार्या अध्ययन आदि के प्रयत्न से तथा उपदेश की प्रतिभा तंत्र मंत्र देवता गुरु आदि के उपदेश से उद्भुत होती है। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति तथा व्युत्पत्ति के लिए निपुणता का प्रयोग किया है। उन्होंने तीनों का महत्व स्वीकार किया है। आचार्य हेमचंद्र और पंडित राज जगन्नाथ केवल प्रतिभा को काव्य हेतु मानते हैं। हेमचंद्र ने प्रतिभा के 2 भेद सहजा और औपाधिकी किया है। काव्य हेतुओं में प्रतिभा प्रमुख है, शेष दोनों तत्व व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के संस्कारक हैं। व्युत्पत्ति और अभ्यास दोनों हेतुओं का भी महत्व है। काव्य दोष प्राय नहीं रह जाते तथा काव्य मनोहारी हो जाता है। रीतिकालीन तथा आधुनिक कालीन हिंदी के आचार्यों और समीक्षकों ने काव्य हेतुओं पर विचार किया है। रीतिकालीन आचार्यों का विवेचन परंपरागत है, किंतु आधुनिक समीक्षकों के विवेचन में नवीनता है।